इस मूवी के शुरुआत में हमें एक पोस्टमैन को दिखाया जाता है जो जंगलों के पास एक ओल्ड घर में लेटर डिलीवर करने आया था। घर के अंदर एक लेडी लाउड म्यूजिक लगाकर खून से लथपथ कपड़ों को साफ कर रही थी। हम वहाँ की दीवारों पर एक ट्विंस की फोटो को देखते हैं जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। पोस्टमैन डोर नॉक करता है लेकिन हाई म्यूजिक के कारण उस लेडी को कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिर पोस्टमैन घर के पीछे के दरवाजे की तरफ जाने लगता है, तभी उसे बेसमेंट में किसी के तड़पने की आवाज सुनाई देती है। जब वो बेसमेंट की विंडो को खोलता है तो उसको शौक लगता है क्योंकि वहाँ एक क्रिएचर था जो तड़प रहा था। जो पोस्टमैन उसे बाहर निकालने जाता है तो वो हेल्प नहीं कर पाता। अब वो मदद के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है तभी वो क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। अब हमें 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब उस जंगल को कैंप के तौर पे यूज किया जाने लगा। ये एक ऐसा कैंप था जहाँ 50 बच्चे मोबाइल, इंटरनेट, ड्रग्स से एडिक्ट थे। वो उनसे छुटकारा पाने के लिए आए थे। इन सभी को अलग अलग गैंग में बांटा गया था और हर एक गैंग के साथ एक गाइड था। अब मैनेजर सभी को अपना फोन, टैबलेट को जमा करवाने को बोलता है और अपनी कैंप के अंदर सभी का वेलकम करता है। अब हमें फिर से उसी घर को दिखाया जाता है जहाँ वो लेडी अब ओल्ड हो गई थी। उसने उस क्रिएचर के लिए एक शिकार किया था, तभी उसका पैर फिसल जाता और वो उसी बेसमेंट में गिर जाती है। अब वो क्रिएचर की मदद से अपने लॉक को खोलकर उसको ही खत्म कर देता है और वो बाहर आ जाता है। वहीं कैंप में सभी बच्चे ट्रेकिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। हम जोसा नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ पर एक चोट का निशान था जिसको वो एक रुमाल से छुपा लेती है। वो हमेशा खोई खोई रहा करती थी। तभी वहाँ एक लोकल प्रीस्ट आता है और सभी बच्चों के लिए प्रे करता है उनके गैजेट के ऊपर। इन बच्चों के ग्रुप का नंबर 4 था जिसकी लीडर ईजा थी, जिसके गैंग में 5 बच्चे थे जो थे जोसा, एनियला, बार्टेक, डेनियल और दुलक। अब ये लोग अपना सारा सामान लेकर 3 दिन की ट्रैकिंग पर निकल जाते हैं। यूलेक जोसा को अपना इंट्रोडक्शन देता है और कैजुअली बातें करने लगता है। अब यूलेक को जमीन पर मरा हुआ एक हिरन दिखाई देता है। ईजा इसको देखकर ये कहती है कि ये कोई जानवर का काम नहीं हो सकता क्योंकि जानवर अपना शिकार कभी भी पीछे नहीं छोड़ते। तभी जोसा को कुछ आवाज सुनाई देती है, साथ ही उसको पेड़ के पीछे एक डिमोनिक हैंड भी दिखाई देता है। खैर अब वो आगे जाकर अपना टेंट लगाते हैं। वहाँ रात को गाइड सबकी फाइल पढ़ती है और वहाँ आने के रीजन को एक्सप्लेन करने को बोलती है। फिर यूलेक बताता है कि वो यूट्यूब पर गेमिंग वीडियो बनाने के चक्कर में उसने स्कूल को कई बार बंक किया था, जभी तो उसके पेरेंट्स ने उसे यहाँ पर भेज दिया। तभी एक फॉक्स उनके टेंट के पास आ जाता है जिसको ईजा भगा देती है। अब आधी रात को डेनियल टेंट से बाहर निकलकर लेक के पास मेरुआना स्मोक करने लगता है। तभी एनियला वहाँ पर आ जाती है। फिर वो दोनों हुकअप करने लगते हैं। डेनियल इस चीज से काफी ज्यादा खुश था। अब एनियला के जाने के बाद वो इंस्टाग्राम पर स्टेटस चेक करने लगता है क्योंकि वो सभी से छुपाकर वहाँ पर मोबाइल लेके आ गया था। तभी वो क्रिएचर वहाँ पर आकर उसको पकड़ लेता है। वो देखने में तो इंसानों जैसे ही था। डेनियल काफी ज्यादा झटपटाता है। वो डेनियल को पेड़ से पटक पटक कर मार डालता है। अगली सुबह जोसा अपनी एक ड्रीम के साथ में उठती है जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ में कार से कहीं पर जा रही थी जहाँ उसके डैड कार ड्राइव करते हैं। उसकी मॉम ग्रुप सेल्फी लेने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो जाती है। अब ईजा को डेनियल कहीं पर भी नहीं मिलता। तब उनको एनियला के हुकअप वाली बात सभी को पता चल जाती है। तभी जोसा उस पेड़ पर ब्लड को नोटिस करती है। फिर ईजा जोसा और यूलेक के साथ डेनियल को ढूंढने का प्लान बनाती है। अब ये तीनों डेनियल को ढूंढते हुए उसी घर के बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं जहां पर जोसा को डेनियल की कटी हुई बॉडी दिखाई देती है जिसको देखकर वो घबरा जाती है। तभी वो क्रिएचर फिर से घर के अंदर आ जाता है जिससे यूलेक भी डरकर बेसमेंट में चला जाता है। वहाँ की विंडो से यूलेक और जोसा बाहर निकल जाते हैं जबकि ईजा बाहर नहीं निकल पाती। तभी डेनियल का फोन रिंग करने लगता है जिसको सुनकर वो क्रिएचर नीचे आ जाता है। ईजा उसको मारने के लिए एक रोड उठा लेती है। तभी वो क्रिएचर उसके हेड को काट कर विंडो से बाहर फेंक देता है। वहीं बाहर वो दोनों डर कर भागने लगते हैं। वहीं टेंट के साइड पर बार्टेक एनियला से बात करता है। अब एनियला का मूड था कि वो उसके साथ में इंटीमेट हो, लेकिन उसके अरमान पर पानी फिर जाता है। वो कहता है कि वो एक गे है। तब एनियला ये कहती है कि उसको बिम्बो या बिलांट कहकर बुलाते हैं, लेकिन वो इन सब पर ज्यादा ध्यान ना दे। यहाँ पर एनियला एक सच्चे प्यार की तलाश में थी। वहीं यूलेक और जोसा घर से दूर भागते हैं। तभी यूलेक को पैनिक अटैक आने लगता है जिसको सही करने के लिए जोसा उसके कान के नीचे जोरदार थप्पड़ मारती है। फिर ये भागते भागते एक दूसरे अनजान आदमी के घर पर पहुंच जाते हैं। वहीं बार्टिक बात कर ही रहा था। तभी वो क्रिएचर पीछे से आकर एनियला के सिर में घुसाकर मार डालता है। ये देख बार्टिक डर के मारे भागने लगता है और वो भागते भागते लोकल चर्च में चला जाता है जहाँ वही प्रीस्ट था जिसको हमने कैंप साइड पर देखा था। अब बार्टिक उसको सारी बात बताता है जिसको वो
प्रीस्ट सीरियसली नहीं लेता। तभी फोन पर रिंग होने लगता है, जिसके चलते वो बार्टेक पर हमला करके उसको बेहोश कर देता है। जबकि जब उसको होश आता है तो वह अपने आप को एक चेयर पर बंधा हुआ पाता है, जहाँ पर प्रीस्ट ये कहता है कि वो उन जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता है और वो लास्ट ईयर भी यहाँ पर आया था। वो जान गया होगा कि वो गे है। प्रीस्ट कहता है कि उन जैसे लोग सोसाइटी पर एक कलंक है। तभी चर्च के बाहर हमें उसी क्रिएचर के घुराने की आवाज आती है। जब ये प्रीस्ट उसको देखने जाता है तो वो उसको पकड़कर उसकी बॉडी को एक सेडी मशीन में डाल देता है और उसकी एक दर्दनाक मौत हो जाती है। वहीं बार्टेक जैसे तैसे करके अपने आप को फ्री कर लेता है और एक जगह छुप जाता है, लेकिन वो क्रिएचर फिर भी उसे ढूंढ लेता है। वहीं जोसा और यूलेक उस अनजान आदमी को अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं और हेल्प मांगते हैं। अब वो आदमी उस क्रिएचर की स्टोरी बताता है कि कई साल पहले उस घर में एक लेडी अपने ट्विंस बच्चों के साथ में रहा करती थी। एक दिन स्पेस से मेटेराइड गिरा। उस मेटेराइड को वो बच्चे अपने घर में ले आए और बेड के नीचे रख दिया। जब रात को वो सो रहे थे, उसके अंदर से एक ब्लैक लिक्विड निकलता है जो दोनों के अंदर समा गया। फिर बच्चे इस चीज से बहुत ही ज्यादा म्यूटेंट हो गए और एक बीस्ट बन गए। उन्होंने अपनी पालतू डॉग को ही खा लिया। अगली सुबह उनकी मॉम उनको बेसमेंट में देखकर डर जाती है और उनको हमेशा के लिए बेसमेंट में ही कैद कर देती है और कहने लगता है कि अब वो उनका शिकार बन गई होगी। अब वो आदमी कटी हुई दोनों टांगों को दिखाता है और कहता है कि ये उन्हीं के कारण हुआ था और ये आदमी वही 30 साल पुराना पोस्टमैन है। अब वो आदमी उनको अपने घर में रुकने को बोलता है, जहाँ फूड और सिक्योरिटी दोनों है। यूले को ये आइडिया ठीक लगता है, पर जोसा रेडी नहीं होती। वो कहती है कि उन्हें कैसे भी करके डेनियल का मोबाइल हासिल करना होगा ताकि वो हेल्प के लिए बुला पाए। फिर ये दोनों वापस उसी घर के अंदर चले जाते हैं। जोसा यूले को अपना नाइफ देकर घर के मेन डोर के सामने जाकर उसी क्रिएचर को भटकाने को कहती है। फिर यूले हिम्मत करके अंदर जाता है और जोसा भी विंडो की मदद से बेसमेंट में चली जाती है। लेकिन ये क्रिएचर काफी ज्यादा चालाक था। वो मोबाइल चुरा कर भागी रही थी। तभी वो क्रिएचर वहाँ खड़ा हो जाता है। के बाद में वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो उसको मारता नहीं बल्कि वो उसको किस करने आता है। तभी यूले पीछे से आकर उस पर चाकू से हमला करने लगता है, जिस कारण वो क्रिएचर काफी गुस्सा हो जाता है और उसे वहीं मार डालता है और उसकी जीभ काट लेता है। इस फाइटिंग के बीच में जोसा को भी चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है और हम उसका यहाँ पर एक ड्रीम को देखते हैं कि उस एक्सीडेंट के बाद उसके डैड बच गए थे और वो आग से लिपटे हुए थे। वो हेल्प मांग रहे थे। जोसा उसे देखती तो है लेकिन हेल्प नहीं कर पाती। अब बेसमेंट में जब जोसा को होश आता है तो वो ये देखती है कि यूलेक तड़प तड़प कर मर रहा है। वो नाइफ उसके पेट के अंदर था। यूलेक उसको निकालने के लिए इशारा करता है ताकि वो मर जाए। जोसा रोते हुए ऐसे ही करती है। वहीं ऊपर एक भाई जिसके पीठ पर यूलेक ने वार किया था वो आराम कर रहा था और दूसरा भाई बाहर शिकार पर गया हुआ था। वहीं जोसा नाइफ से चेन लॉक को खोल लेती है और वहाँ से भागने लगती है। आपने शुरुआत में नोटिस किया होगा कि जोसा के हाथ में वो चोट का निशान बेसिकली उसने अपने हाथ की नसों को काट लिया था। उस एक्सीडेंट के बाद उसने सुसाइड करने के लिए कई बार ट्राई किया, इसलिए तो वो इस कैंप में आई थी। जोसा अब ये डिसाइड करती है कि उसे मरना तो है ही है, लेकिन वो मार कर ही मरेगी। वो वहाँ रखे हुए एक बड़े से नाइफ को उठाती है और धीरे धीरे बेसमेंट से ऊपर जाने लगती है। वहाँ पर वो क्रिएचर सो रहा था। जोसा अपने सारे इमोशन, दर्द, डर को बाहर निकालते हुए उस पर लगातार हमला करती रहती है और उसके जान से मार डालती है। अब उसी पोस्टमैन के घर पर कोई आता है। वो उसको क्रिएचर समझकर गोली चला देता है। बाद में देखने पर वो बार्टेक था जो चर्च से किसी तरह भाग निकला था। इसके बाद में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो सेक्स वर्कर के साथ में बात कर रहा था और कहता है कि उसकी जॉब कितनी बोरिंग है, यहाँ पर कोई भी क्राइम नहीं होता। तभी उसे अपनी रेडियो पर एक मैसेज मिलता है जहाँ हमें पता चलता है कि दो लोग फॉरेस्ट में शराब पीकर एंजॉय कर रहे हैं। वहीं जोसा घर से भागती है और भागते हुए इसी पुलिस के पास पहुंच जाती है। वो रोते हुए सब कुछ बता देती है। फिर ये दोनों कैंप साइट पर जाने लगते हैं जहाँ रास्ते पर दूसरा ट्विंस क्रिएचर पड़ा हुआ था। पुलिस उसको चेक करने जाता है। जोसा चिल्लाकर बाहर ना जाने को कहती है लेकिन वो नहीं सुनता। तभी वो क्रिएचर उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। ये देख जोसा गाड़ी खुद ही ड्राइव करके उस क्रिएचर पर चला देती है और उसको कुचल देती है और रोते हुए कार से भाग जाती है। अब अगले सीन में हम 2 शराबी को देख पाते हैं जहाँ फॉरेस्ट में वो हिटलर के बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। इन्हीं के बारे में पुलिस वालों को खबर मिली थी। अब वो रोड पर उसी क्रिएचर की बॉडी के सामने आ जाते हैं। वो क्रिएचर फिर से जिंदा हो जाता है और शॉकिंगली घर के बेड पर उसका ट्विंस भी जिंदा हो जाता है। शायद इनके बीच में कोई कनेक्शन होगा, जुड़वा 2 की तरह। आपने मूवी तो देखी होगी और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।